न्यू सेशन पाक और आप सब लोगों को खुशामदीद है इस नए बैच में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और फुल डेडिकेशन के साथ सीएसएस की जर्नी जो है उसको आपने स्टार्ट किया है। आई हैव नो आइडिया कि आप में से कितने लोग हैं जो कि बिगनर हैं या कोई सेकंड या फर्स्ट अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सिंपली इंट्रोडक्शन तो आप मे बी आपको पता ही होगा या मे बी आपको करवा दिया गया है, फिर भी ब्रीफली बता देता हूँ। इमरान जहूर बेस्ड इन लाहौर, right now doing PhD in IR, University of Punjab Postgraduate Department. Before that, completed MPhil, the same discipline, and much before that, the Masters in Defense and Strategic Studies and Political Science में। तो पढ़ाने का जो जर्नी है वो 2012 से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद कंटिन्यूसली मैं पढ़ा रहा हूँ। सीएसएस सर का आपकी जर्नी। वॉइस थोड़ी सी ना क्लियर नहीं है। एक मिनट। हाँ जी, अब क्लियर है वॉइस? जी अब ठीक है। ओके, तो 2017 से सीएसएस का जर्नी स्टार्ट हुआ और उसमें फिर ऑलमोस्ट लाहौर के टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, स्टिल पढ़ा भी रहा हूँ। और बट डिपेंड्स ऑन माई टाइम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मीरब ने कहा कि सर आपने सेशन पढ़ाना है, तो मीरब को हमेशा मैं सपोर्ट भी करता हूँ। ये काफ़ी डेडिकेटेड गर्ल है और माशाल्लाह से सीएसएस की एस्पायरेंट भी है। तो ये एक ज्वाइंट एफर्ट थी कि सबने मिलकर एक सेशन का जो है हमने बात किया है। तो फिर पब्लिकेशन जो है वो भी स्टार्ट की 2018 में। एक किताब मैंने पब्लिश की थी अपनी आईआर की। और इसी तरह जो है वो 3 मेरी बुकलेट्स जो हैं। वॉइस का इशू सबके साथ आ रहा है, समटाइम्स आपकी तरफ नेट का भी इशू हो सकता है। हेलो मीरब, आप बताइए। हाँ वॉइस क्लियर है क्लियर? आपकी वॉइस। ओके। तो 3 बुकलेट मैंने शाया करवाई, सॉल्व क्वेश्चन की, करंट अफेयर की। सब्जेक्ट्स जो मैं डील करता हूँ वो आईआर, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और अमेरिकन हिस्ट्री, इन 5 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। और डिफरेंट अकेडमीज के अंदर स्टिल पढ़ा भी रहा हूँ। टॉपर्स है, आईएसएफ है लाहौर में, अलमीन है, ये सारी फिजिकल क्लासेस वहाँ पे होती है। ऑनलाइन जो है वो फिर मीरब है या एक दो और इंस्टीट्यूट के साथ मेरी एक्टिविटीज है। तो चले हम सब्जेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन फिर बाद में भी होता रहेगा आपके साथ, एक कंटिन्यूसली मैंने पूरा सेशन पढ़ाना है आपको करंट अफेयर का। तो जनाब आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली मैं आपको इस सब्जेक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट्स की डिमांड क्या होती हैं, आपका पेपर जो है वो किस तरह से उसका सिलेबस पार्टीशन क्या होती है, आपके रीडिंग सोर्सेज क्या होंगे, इस सब्जेक्ट की बेसिक एम क्या है और रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होती हैं इसको तैयार करने के लिए। तो इस पे हम बात होगी। स्क्रीन शेयरिंग भी मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट होता है ना, इसका जो बुनियादी एम होता है, ये एस्पेरेंट का जो करंट जो अफेयर्स होते हैं, ये जो करंट नॉलेज होता है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, उसका उन्होंने देखना होता है कि स्टूडेंट्स इसको कैसे एनालाइज कैसे करता है, उसका मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर क्या व्यू है, उसकी ओपिनियन क्या है और वो किस तरीके से चीज़ों को कोरिलेट करता है। ये बेसिक एम होता है। इसी को टेस्टिफाई किया जाता है। करंट अफेयर का मतलब याद रखिएगा कि करंट अफेयर के ऊपर ही आपने चीज़ें तैयार करनी होती हैं। इसका हिस्ट्री से या कोई मैसिवली आपको कोई पाकिस्तान यूएस हिस्ट्री के रिलेशन के ऊपर कोई 75 साल की तारीख तैयार नहीं करनी होती, लेटेस्ट की चीज़ों को देखना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होती है? पहली स्किल्स होती है ओपिनियन बिल्डिंग, कि आपको मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आपकी ओपिनियन बिल्डिंग होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर अपनी राय कैसे कायम करते हैं। आप पाकिस्तान इंडिया के वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर जो है वो आप कितनी आपकी ओपिनियंस क्या है पाकिस्तान यूएस रिलेशन या यूक्रेन वॉर के ऊपर। अच्छा, इसी तरह दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्जेंट नैरेटिव, के मुख्तलिफ इशूज़ के डिफरेंट एंगल्स को आपने देखना होता है, राइट। और इसमें देखा जाता है कि अगर पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के अंदर पार्टिसिपेट किया तो सिर्फ एक साइड का नैरेटिव नहीं आपने पढ़ना होता कि पाकिस्तान को इसमें क्या नुकसान ही हुआ है, आपने ये भी देखना होगा, ये नैरेटिव भी देखना होगा कि इसमें पाकिस्तान को कोई बेनिफिट्स भी मिला, राइट। इसी तरह इस रिक्वायर्ड स्किल्स के अंदर जो तीसरी स्किल्स होती है वो आपकी आती है कि जनाब आपकी जो डिफरेंट लेवल्स के जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में आपका जानना ज़रूरी होता है। वो इश्यूज होते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, इसी तरह दूसरा लेवल जो होता है वो रीजनल लेवल है और तीसरा जो होता है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर है।
इसी तरह क्रिटिकल एनालिसिस और इसी तरह आपकी जो ओवरऑल किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी जो जनरल असेसमेंट होती है, ये भी आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स के अंदर आती है। तो जो ये बच्चे इसकी स्किल्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो शायद फिर उनके लिए पेपर ये क्या करना, इसकी तैयारी करना, और इवन दैट कि जब आप एग्जाम्स के अंदर भी जाते हैं तो आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो अभी मैं आपके साथ करूँगा स्क्रीन शेयरिंग, सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊँगा और फिर साथ-साथ फिर आप लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ जी, बताइएगा मुझे पेज शो हो रहा है? हेलो? ओके, तो जनाब पेपर डायसेक्शन सबसे पहले समझ लेते हैं। करंट अफेयर का जो पेपर होता है, इसके सिलेबस के 6 पार्ट होते हैं। यानी एक सिलेबस तो नहीं मैं कहूँगा, ये मेरी अपना एक जो है वो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने पॉइंट आउट किया कि 6 पार्ट्स में से आपका पेपर बनता है, इससे बाहर एग्जामिनर पेपर नहीं बनाता। लेकिन ये भी प्रॉब्लम है ना कि आप जो करंट अफेयर है इसकी बहुत वाइड डायमेंशन होती है। बच्चे को नहीं मालूम होता कि क्या चीज़ें पढ़ने वाली हैं और कौन-सी अननेसेसरी पार्ट है। तो अगर आप ये समझ लें कि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मैंने इन एरियाज़ को कवर करना है, तो फिर आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा बेहतर आसान हो जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में जो पहला पार्ट होता है वो इंटर स्टेट रिलेशंस का होता है। एग्ज़ामिनर आपको सवाल देता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान जो फॉरेन पॉलिसी है, उनके जो बायलैटरल या ट्राइलैटरल रिलेशंस हैं, उसको आपने तैयार करना होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जनाब दुनिया में तो 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो क्या मुझे ब्राज़ील की जो अर्जेंटाइन के साथ ताल्लुकात हैं, उसको भी तैयार करना है? या जापान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, क्या उसको भी कवर करना है? नो, ऐसा नहीं है। इंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब है कि सेंट्रल पॉइंट होगा पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के मेजर पावर के साथ फॉरेन रिलेशंस क्या हैं, अपने नेबर्स के साथ, और इसी तरह कुछ हद तक जो बड़ी पावर्स हैं उनके आपस में रिलेशंस की नौइयत क्या है। अब इसमें 2 तरह की डोमेन सेट होती है पेपर के अंदर। एक बायलैटरल होती है कि वो 2 एंड से सवाल देता है कि पाकिस्तान चाइना रिलेशन के पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, या फिर वो आपसे पूछ लेता है कि एक चाइना और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है उसके ऊपर कमेंट करें। इसी तरह पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस की बायलैटरल डोमेन में भी सवाल आता है। मसलन इस साल उसने सवाल दिया था पाकिस्तान अफेयर में कि पाकिस्तान और अमेरिकन रिलेशंस को एनालाइज करें आफ्टर दी अमेरिकन एग्जिट फ्रॉम दी अफगानिस्तान। ये प्योर सवाल आया हुआ है और ये मैंने गेस्ट पेपर में भी दिया था बच्चों को करंट अफेयर के, लेकिन आप पाकिस्तान अफेयर में क्या, लेकिन वहां पे भी बच्चों ने तैयार कर लिया था। अच्छा, इसी तरह दूसरी जो डोमेन होती है रिलेशंस की वो ट्राइलेटरल होती है। ये ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा स्मार्ट सा पार्ट है लेकिन इसमें से सवाल आते हैं। वो होता है जी 3 एंगल से वो सवाल देता है कंट्रीज़ के दरमियान। अब उसमें पाकिस्तान तो कॉमन होगा, लेकिन फिर साइड पे 2 कंट्रीज़ होंगे, जैसे पाकिस्तान, यूएस और इंडिया, इसी तरह पाकिस्तान, चाइना और यूएसए, या पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड यूएस। ये ट्राइलेटरल डोमेन है। अच्छा, ज़्यादातर ट्राइलेटरल डोमेन में से सवाल आते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स को एनालिसिस करें तो आप देखिएगा कि 2016 में सवाल आया, यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके पाकिस्तान पे क्या असरात हैं। 17 में उसने सवाल दिया था यूएस की अफ़गान पॉलिसी और इसकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी कैसे जो है वो अफ़ेक्ट होगी। फिर इसी तरह 20 में सवाल आया कि अमेरिकन की जो अलाइनमेंट है, पार्टनरशिप है इंडियन के साथ, वो पाकिस्तान को कैसे अफ़ेक्ट करती है। तो ये जो ट्राइलेटरल डोमेन है, ये भी एक्टिव है। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपने 20 नंबर प्रिपेयर करने हैं, तो ये कोई 7-8 रिलेशंस होते हैं पाकिस्तान के और कुछ जनरल पावर्स के आपस में, उसको अगर आप तैयार कर लें तो आपका पेपर जो होता है इसमें 20 नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं। हर साल इसमें से क्वेश्चन जो है वो लास्ट में आता है। ओके, अगला जो सेकंड पेपर का जो पार्ट होता है वो वर्ल्ड रीजन के ऊपर सवाल है। अब वर्ल्ड रीजन में एक्टिव रीजन जहाँ पे कंपटीशन ग्रेट पावर्स का है, या वो रीजन जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान की जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज होते हैं। अच्छा, ये तकरीबन कोई 5 से 6 रीजन है।
मसलन मिडल ईस्ट का रीजन है। अब देखिए मिडल ईस्ट में सिर्फ सवाल कंफर्म है हर साल, पास पेपर्स उठा लें। सीरियन वॉर पे आए सवाल, अरब स्प्रिंग पर आए हैं, ईरान यूएस सॉरी ईरान सऊदी अरेबिया के रिलेशन के ऊपर हैं, कतर क्राइसिस पे सवाल आया। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, ये जो 41 का जो अलायंस बना था मिलिट्री लाइन अरब कंट्रीज का, उस पे सवाल आ चुका है क्योंकि बराह रास्त पाकिस्तान को अफेक्ट करता है। इसी तरह साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन है और इंडो पैसिफिक रीजन, ये 3 ओशियन रीजन है, इसमें से भी सवाल आते हैं। और नेक्स्ट वन इज दैट आपका जो समटाइम्स कोई एक्टिव या इमर्जिंग रीजन भी हो सकता है। मसलन इस साल आपका जो एक्टिव रीजन आया है वो यूक्रेन वॉर से ईस्टर्न यूरोपियन रीजन है, जहाँ पे सवाल आए भी हैं, इस साल भी आए हैं और अगले साल भी चांस है कि यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चन मस्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ये 5 से 6 रीजन तैयार करते हैं तो आपका दो या दो से ज्यादा सवाल भी आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी रीजन भी हैं जो कि आपने कभी भी इसको तैयार नहीं करना। अगर आप साउथ अमेरिकन रीजन को तैयार करते हैं तो इसका मतलब है यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसी तरह अगर आप फॉर ईस्ट में चले जाते हैं या फिर अगर आप क्या कहते हैं कैरेबियन रीजन को करेंगे तो वो सीएसएस के करंट अफेयर से रेलिवेंट नहीं है। तो ये जो 6 रीजन मैंने आपको बताए हैं ये ही आपका मेन पार्ट होता है, इसमें से एक सवाल लाजमी आता है। अच्छा, तीसरा जो आपका मेन सेक्शन होता है, ये बड़ा स्मार्ट सा सेक्शन है लेकिन ये हाईली एक्सपेक्टेड सेक्शन होता है, इसमें से सवाल आते हैं। इसका जो ये सेक्शन है ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का है। इसका मतलब है पाकिस्तान के अपने हमसाया कंट्रीज के साथ जो पानी और टेरिटोरियल इश्यूज हैं वो तैयार करने होते हैं। मसलन पानी का मसला आपका अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, ये आप कवर करते हैं। इसी तरह टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट में आपने कश्मीर इशू को तैयार करना होता है। इसी तरह इसमें एक और कॉन्फ्लिक्ट ऐड कर लेते हैं, वो पैलेस्टाइन का इशू है। तो ये 4 से 5 टॉपिक हैं, यानी वाटर डिस्प्यूट और टेरिटोरियल डिस्प्यूट मस्ट है, सवाल आता है। ओके, मसलन आप देखें कि पिछले साल जो है वो नगोर्नो काराबाग के ऊपर सवाल आया था, कश्मीर के साथ उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें। तो अगला जो पार्ट है आपका फोर्थ, वो है ग्लोबल इशू। अगर आप चाहते हैं कि आप 20 नंबर कंफर्म है, 100% कंफर्म है, आई चैलेंज कि हर साल इसमें से सवाल आता है, 2 सवाल भी आ सकते हैं। जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं ना वो उसमें से सवाल बनाता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, चाइना का इकोनॉमिक राइज हो गया, इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, कोविड के ऊपर सवाल आए। जब 2020 में कोविड आया तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कोविड के ऊपर करवाए जो कि ग्लोबल इश्यूज का मेन पार्ट था। इसमें ग्लोबलाइजेशन है, टेररिज्म है। तो जनाब अगर आप देखें ओपन स्काई ट्रीटी है, वर्ल्ड ऑर्डर है, इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो इस पार्ट में से आ चुके हैं। तो ये एक एक्टिव पार्ट है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो बड़ी पावर्स के दरमियान इश्यूज होते हैं उनमें से ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे चाइना ट्रेड वॉर है यूएस के साथ, चाइना का इकोनॉमिक राइस है, या फिर 2019 में सवाल आया था यूनाइटेड नेशंस यूएस का जो क्लाइमेट चेंज की जो ट्रीटी है, पेरिस ट्रीटी, उससे अमेरिका जो है उसने रेटिफाई नहीं किया, तो उसके इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है उस पर क्या असरात मरतब होंगे। तो फोर्थ पार्ट जो है वो आपका इसमें से आता है। ठीक है जी। जी, फिफ्थ पार्ट, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो फिफ्थ सेक्शन के अंदर आपने रीजनल ब्लॉक्स को प्रिपेयर करना होता है, यानी जो इलाकाई तंजीमें हैं। और उसमें प्रायोरिटी होती है कि जिसका पाकिस्तान मेंबर है, मसलन ओआईसी, एससीओ, ईसीओ है, सार्क है। ठीक है, इन 4 को तो आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। फिर कुछ आपने कंपैरेटिव एनालिसिस पे सवाल आ जाता है, जैसे सार्क का आसियान के साथ कंपैरिजन पे सवाल आया हुआ है या यूरोपीय यूनियन के साथ। तो कुछ हद तक फिर आपको इन को भी आपने तैयार करना होता है, राइट जी। और फिर आप देखें कि अरब लीग वगैरह इस पे भी सवाल आया है। तो ये कोई 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं। अच्छा, ये ओवरलैप करती हैं। ये सेक्शन जो है वो आपको पाकिस्तान अफेयर में, आईआर पेपर 2 में, इवन दैट कि आपका जो ऐसे होता है उसमें से भी रीजनल ब्लॉक पे सवाल आने के चांसेस होते हैं।
तो ये आपको मल्टीपल डायमेंशन में आपको ये हेल्प करता है। अच्छा, करंट अफेयर में जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ से आपका पेपर बनता है, एक या दो सवाल आ सकते हैं, वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रॉब्लम पे सवाल आते हैं। मसलन एनर्जी क्राइसिस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, गवर्नेंस क्राइसिस है, हाइब्रिड वॉर है, फेटअप का इशू चल रहा है, बढ़ती हुई आबादी है, मौसमियाती तब्दीलियां। अगर आप देखें तो इस साल नेक्स्ट ईयर चांस है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज को कैसे रीच कर रहा है, मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान पे कैसे असरअंदाज हो रही है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है और मैंने आपके जो आपको ये टॉपिक पढ़ाने हैं उसके अंदर मैंने ये टॉपिक ऐड किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये जनाब इसमें से एक सवाल भी आ सकता है और दो भी आने के चांसेस होते हैं। तो अब ये 6 सेक्शन में से आपका पेपर बनता है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाता, राइट? तो अगर आप स्मार्टली चीज़ों को लेके चलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि करंट सीएसएस का मतलब ये होता है कि आपने बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर करने होते हैं, लेकिन एट लीस्ट आप आपकी एक एरियाज़ आइडेंटिफाई जब होते हैं, तब आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। इसमें फिर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। मसलन अगर आप क्लाइमेट चेंज का टॉपिक कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किन-किन एंगल से करना है, ठीक है? लेकिन अगर आप ये करना शुरू कर देंगे जी क्लाइमेट चेंज जो है वो उसका जापान के ऊपर क्या असर हो रहा है, ठीक है? या इंडोनेशिया कैसे क्लाइमेट चेंज को हैंडल करता है, तो वो डायरेक्शन गलत है। पाकिस्तान की डायरेक्शन उठा के आप उसको 3 पार्ट्स में कर लें, 5 में कर लें, 6 पे कर लें, ये आपकी अपनी प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन मतलब कहने का है कि एक डायरेक्शन जब सेट होती है तो उसके बाद फिर आप चीज़ों को आगे प्रिपेयर करते हैं। ओके, चलें। अब ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गई कि जनाब पेपर किन-किन एरियाज़ में से हमें तैयार करना है। ये 6 सेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, इससे बाहर आपका पेपर नहीं बनता और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि तकरीबन कोई मोर देन 90 से ज़्यादा सेशन करंट अफेयर के मैं अभी पिछले 5 से 6 साल में पढ़ा चुका हूँ। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ। ओके, चलें जी। अब आते हैं क्वेश्चन की रेंज के ऊपर। बच्चे पूछते हैं सर कि जब हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है कि टॉपिक्स को किन किन एंगल से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस की रेंज को कैसे देखना होता है ताकि हम ज़्यादा स्मार्टली हो जाएं। कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कश्मीर पे टॉपिक प्रिपेयर करना है तो जनाब इस पे तो फिर किताबें लिखी गई हैं, ये तो मुझे पता है कि कश्मीर पे सवाल आना है या पैलेस्टाइन इशू पे आना है या पाकिस्तान के अंदर जो है वो पानी का जो मसला है, डोमेस्टिक वाटर क्राइसिस, इस पे सवाल आना है। लेकिन ये मेरे लिए कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने इसको किससे तैयार करना है? तो ये भी मसला मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। एक्चुअली सीएसएस की में जो करंट अफेयर का जो पेपर होता है उसमें ख़ास एक रेंज होती है क्वेश्चंस की, जिसके गिर्द आपके सवाल घूम रहे होते हैं और उसी तरह से बार-बार रिपिटिशन भी वो हर साल इसी एंगल से करता है। सबसे पहले जो सवाल होते हैं वो कॉजेज़ बेस्ड भी आते हैं। मसलन पूछ लेता है कि जनाब के मिडल ईस्ट में जो सीरियन वॉर स्टार्ट हुई उसकी क्या कॉजेज़ थी? अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो पिछले 4 डेकेड से इंस्टेबिलिटी है उसकी रीज़न्स बता दें, या फिर पाकिस्तान में पानी की कमी की क्या वजूहात हैं, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का मसला है, ठीक है? उसकी बुनियादी कॉजेज़ क्या हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉजेज़ बेस के ऊपर होते हैं। वो आपसे पूछ लेता है कि पाकिस्तान में एनर्जी का जो प्रॉब्लम चल रहा है इसकी कॉजेज़ बता दें, रीज़न्स बता दें। या फिर पाकिस्तान में जो करप्शन है, गवर्नेंस क्राइसिस है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो लॉट ऑफ टॉपिक जो है वो कॉस्ट बेस्ड होते हैं। समटाइम वो एक ही सेक्शन पे पूरा सवाल दे देता है, लेकिन समटाइम्स वो कॉस्ट और फैक्ट एनालिसिस से भी देता है कि चले जी करप्शन की कॉजेज़ भी बता दें और इसके इफेक्ट्स क्या है। लेकिन आपने जब तैयार करना होता है तो इसका मतलब है कि आप कॉजेज़ को जो है वो कवर करते हैं। ख़ासकर जो केस स्टडीज़ होती हैं, जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक होते हैं, उसमें उसकी कॉजेज़ को मस्ट प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, फिर सेकंड रेंज जो क्वेश्चंस की बनाता है वो इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशन है। अब इसका मतलब है कि बहुत सारे सवालों के अंदर वो पूछता है कि जनाब इम्पैक्ट बता दें, इम्प्लीकेशन बता दें। वो आपसे पूछता है जनाब कि पाकिस्तान में जो फेटफ जो है, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है तो इसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असरात हैं? या अगर ग्रे लिस्ट से हम बाहर चले जाते हैं तो इसके क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी पे? अच्छा, अगर आईएमएफ से हम बेल आउट पैकेज नहीं लेते तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे इफेक्ट करेगी? अच्छा, अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका और यूएस की टसल चल रही है
तो वहां पे इसके रीजन पे क्या असरात होंगे या ग्लोबल क्या असरात होंगे। या फिर अभी आप देखें कि पीएमएस में कैसे आया कि जो यूक्रेन वॉर है वो दुनिया की इकोनॉमी पे को कैसे इम्पेक्ट करेगी, इम्प्लीकेशन क्या होगी। So lot of topics ultimately develop the range of the impact on the different angles, on the different topics. तो अगर आप खासकर अगर आप केस स्टडीज कर रहे हैं, इश्यूज कर रहे हैं, कंपटीशन राइवलरी सेक्शंस को कवर कर रहे हैं, तो उसमें इम्पैक्ट्स को लाजमी ऐड करते हैं, उसमें से सवाल आने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, सोल्यूशन है इसी तरह सजेशन बेस्ड, मैनी टॉपिक्स मैनी क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बेस्ड। ये मसला बताता है, वो आपसे पूछ लेता है कि एनर्जी क्राइसिस के लिए सजेशंस दे दें, सॉल्यूशन बता दें। पाकिस्तान में अगर आपने सिविलियन सुपरमेसी को इंश्योर करना है तो उस हवाले से सजेशन प्रोवाइड कर दें। या पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी जो है, ठीक है, उसको कामयाब कैसे बना सकता है, उसके लिए सजेशन बता दें, इसका कोई हल बता दें। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो सोल्यूशन बेस्ड भी होते हैं, सजेशन बेस्ड भी होते हैं। आप पेपर्स को उठा के देख लें तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि आप देखें कि जो सीएसएस में आपकी जो स्किल्स होती है ना करंट अफेयर की, उसमें आपको पास पेपर्स की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। तो कम से कम आप 5 साल जो प्रीवियस पेपर हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उसको जरूर ओवरव्यू करें। आप सब देखें कि किस हर साल किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस पर्सपेक्टिव में, और किस क्वेश्चंस की रेंज किस तरह आती है, कितने क्वेश्चन के ऊपर उसने कॉजेस बेस्ड क्वेश्चन दिए, कौन सा सवाल जाता वो क्या सोल्यूशन बेस्ड आया, कंपैरिजन पे कोई सवाल आया, रिस्पांस स्ट्रेटेजी के ऊपर, या इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आए। सो दैट जब आप ये चीजें करते हैं तो फिर आपकी जो सब्जेक्ट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड आते हैं। अब आप देखें जो ओशियन पॉलिटिक्स है, साउथ चाइना सी को कवर कर रहे हैं आप, या इंडियन ओशियन का सेक्शन आपने पकड़ा है, या आपने इंडो पैसिफिक, तो एक चीज आप वहां पे मस्ट प्रिपेयर करेंगे कि वहां पे जो कंपटीशन चल रहा है अमेरिकियों का चाइना के साथ, या इंडियन ओशियन में इंडिया है, यूएसए है या चाइना है, तो उसके उस कंपटीशन के अंदर इंटरेस्ट क्या है। चाइना के साउथ चाइना सी में क्या इंटरेस्ट है, अमेरिकन के क्या है, या इंडिया का जो है वो इंडियन ओशियन में क्या इंटरेस्ट है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड भी आते हैं। ठीक है जी। और फिर रिस्पॉन्स है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन पे अगर आप देख लें तो सार का कंपैरिजन उसने आसियान के साथ इस पे सवाल दिया। पिछले साल उसने कश्मीर का कंपैरिजन कहा कि करें नगोर्नो काराबाग इशू के ऊपर। तो जब आप क्वेश्चंस की रेंज को समझ लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए टॉपिक्स को तैयार करना ज्यादा आसान हो जाता है और आप ज्यादा टारगेटेड हो जाते हैं। अब मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, जैसे कश्मीर का मसला है ना, तो कश्मीर पे अगर आप देखें तो पास पेपर्स में कुछ इस एंगल से सवाल आए होंगे। उसने पूछा कि कश्मीर का मसला हल नहीं होता, इसमें बुनियादी रुकावटें क्या हैं, ये सवाल आया। अच्छा, वंस ही आस्क्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कश्मीर, कि कश्मीर का मसला जो है उसको कैसे हल किया जा सकता है, आप उसके लिए एप्लीकेबल जो है वो सोल्यूशन बता दें। अच्छा, वंस ही आस्क्ड द इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया इफ कश्मीर प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट। और the once he asked the Pakistan India stance and the policy on the Kashmir issue। तो ये अगर आप देखें तो अब आप अगर ये कहें कि मैंने कश्मीर के टॉपिक्स में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कवर करना है, मैंने देखना है कि जनाब कश्मीर के अंदर पिछले 15 साल से कितने मिलिटेंट्स अटैक हुए हैं, इंडियन फोर्सेस ने कितने लोगों को मारा है, तो ये तो फिर इररेलेवेंट हो जाएगा। इसका मतलब है यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो जनरल एनालिटिकल बेस के ऊपर आपसे सवाल पूछता है, और ये सब पेपर बेसिकली होता ही ओपिनियन बेस्ड है, कि एग्जामिनर जो होता है वो आपसे मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो है वो आपकी, आमिर आपका कोई सवाल है, यू हैव टू रेज योर हैंड। या आप हाथ जो है ना लोअर डाउन करें, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। मिस्टर आमिर, चलें मैंने खुद ही कर दिया। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। ये इंग्लिश ऐसे के बाद और ग्रामर के बाद जो सबसे मुश्किल पेपर होता है वो करंट अफेयर का है, और 2016 के बाद तो कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा है, नंबर नहीं आ रहे। लेकिन उसकी वजह यह कि आप एग्जामिनर के स्टैंडर्ड को ही बीट नहीं करते, तो आपको मार्क्स नहीं देता। जी, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है, वॉइस क्लियर है, आगे मूव करें।
जी मीरब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मीरब, आप क्लास में हैं? जी जी सर, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, बच्चों के माइक आपने म्यूट किए होंगे। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये आप देखें, ये मल्टी डायमेंशनल है करंट अफेयर। ये आपको आगे चल के भी हेल्प करेगा। करंट अफेयर का सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद आपकी 3 लेवल पे एक्सपर्टीज डेवलप होती है, एनालिसिस डेवलप हो जाते हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में आपको मुकम्मल नो हाउ हो जाती है। रीजन्स के अंदर क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में, इंडो पैसिफिक में, इसी तरह आपका क्या कहते हैं साउथ एशियन रीजन में क्या चल रहा है, साउथ चाइना सी में, मुख्तलिफ रीजन्स के बारे में आप मुकम्मल तौर पर जो है वो अवेयर होते हैं। तीसरे लेवल के ऊपर आपकी ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ग्लोबल टेररिज्म है, चाइना का इकोनॉमिक क्राइसिस है, यूएस चाइना की राइवलरी है, ग्रेट पावर कंपटीशन है, ये सारा कवर हो जाता है। अगर तो आप ये रिटर्न का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आगे जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है, खासकर जो आपका फाइनल पैनल के साथ इंटरव्यू होता है, एफपीएससी का जो पूरा बोर्ड होता है, उसमें 70% सवाल आपको करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बच्चे से पूछा गया कि पाकिस्तान में यमन ने जो है वो 2014 में अपनी फौज क्यों नहीं भेजी थी, ये बताएं आप। अच्छा, फिर आपको पूछा गया कि जनाब के कश्मीर का जो आर्टिकल रिवोक 370 है, इसके बारे में बताएं। इसकी एक एडिशनल क्लॉज है 35 पे, ये क्या है। फिर पूछा गया जनाब के पाकिस्तान अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस नहीं करता तो इससे पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा, आप ये बता दें कि पाकिस्तान को वाटर शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम है, तो इरिगेशन के अंदर हम कौन सी मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन सॉरी ड्रिप मेथड है। फिर उसने ये पूछा कि जनाब के अमेरिकन जो हैं, ठीक है, उनकी जो 2011 से मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। यानी ओबामा की गवर्नमेंट ने जो था वो मिडल ईस्ट पॉलिसी डायरेक्शन चेंज की और वो ईस्ट एशिया की तरफ गए। अच्छा, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं और वो ओबामा ने उस पॉलिसी को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। तो जिन बच्चों का करंट अफेयर स्ट्रांग होता है वो इंटरव्यू में 160 170 प्लस मार्क्स आसानी से ले लेते हैं। और आपको पता है एक एक नंबर से आपकी पोजीशन बनती है, और अगर आपका ये एरिया स्ट्रांग नहीं है, आप इसके अंदर वीक हैं, तो फिर आपका जो फाइनल इंटरव्यू होता है और इसमें इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 130 140 तक रहते हैं। जितना मर्जी अच्छा इंटरव्यू आप दे दें, लेकिन अगर आप करंट अफेयर के अंदर कमजोर हैं, वीक हैं, तो आप यहाँ से मार खाएंगे। और इस तरह से आपका जो एलोकेशन है या तो वो नहीं होगी, ठीक है, या अगर होगी भी तो वो बहुत से लोअर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपको क्या कहते हैं, जिसकी सिविल सर्विसेज के अंदर इतनी वैल्यू नहीं होती। तो फिर अगर आपने टॉप 5 डिपार्टमेंट जो हैं, जैसे फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसी तरह पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, कस्टम है, और इसी तरह एक्साइज और इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, तो इसमें ज्यादातर जो टॉप 70-80 पोजीशंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, खासकर जो पंजाब के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, तो वो चीज़ कंफर्म रखें कि अगर आप 70-80 की पोजीशंस के अंदर आते हैं तो फिर आपकी इन 5 डिपार्टमेंट्स में एलोकेशन होगी। अदरवाइज आप जो है वो फिर निचले डिपार्टमेंट्स में चले जाएंगे, जैसे इंफॉर्मेशन ग्रुप है, पोस्टल है, रेलवे है, ठीक है, और ऑफिस मैनेजमेंट है। तो उसकी फिर सिविल सर्विसेज के अंदर कहा जाता है उतनी वैल्यू नहीं होती। तो अब उसमें ये बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करेंगे तो तभी आपके नंबर आएंगे, और वहां पे आपको करंट अफेयर अच्छा स्कोर करने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। अच्छा, चले आगे आते हैं। ये था जनाब अब तक जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की। मैंने आपको बताया कि पेपर डायसेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, इस सब्जेक्ट का बेसिक एम क्या है। इसी तरह मैंने आपको क्वेश्चन की रेंज के बारे में भी बताया कि किन किन एंगल से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। आफ्टर दैट हमने सब्जेक्ट यूटिलिटी की बात की, सब्जेक्ट एप्लीकेशन की बात की कि ये सब्जेक्ट बाकी रिटर्न के अलावा भी आपको बाकी एरिया के अंदर भी, खासकर इंटरव्यू के अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। अच्छा, अब अगला जो हमारा सेक्शन है वो है जी रीडिंग सोर्सेज। सीएसएस में ये बड़ी आम सी परसेप्शन कॉमन सी होती है, जिसको मैं रेसिपी फॉर डिजास्टर्स कहते हैं। आप एक कमर्शियल बुक सेंटर पे जाते हैं,
जैसे लाहौर में फॉर एग्जांपल उर्दू बाजार में बच्चा चला जाता है, वो इल्मी वाले के पास जाता है, डोगर्स वाले के पास जाता है, उनको जाके कहता है कि मुझे सीएसएससी जो है ना वो किताबें दे दें। अच्छा, उन्होंने पूरे बंडल बना के रखे होते हैं। वो कमर्शियल बुक्स होती हैं जो कि वो खुद पब्लिश करते हैं और उसमें वो प्रॉफिट जो होता है वो मैक्सिमम उन्होंने जनरेट करना होता है। उनके अंदर क्वालिटी कंटेंट नहीं होता। अच्छा, अब वो करंट अफेयर की भी आपको किताब दे देंगे, ठीक है? और आप उसको घर पे ले आते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं और अगर कुछ पल्ले पड़ भी जाए तो उसका फ़ायदा नहीं होता। याद रखें सीएसएस में करंट अफेयर की मैं कोई किताब रिकमेंड नहीं करता, या मार्केट की किताब पढ़ने के काबिल नहीं होती, या एक किताब नहीं ला के आपने पढ़नी जो कि आम एक कमर्शियल जो पब्लिशर छापते हैं। हाँ, कुछ जो किताबें होती हैं जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ वो, लेकिन वो भी क्रैमिंग के लिए नहीं होती, वो जनरल आइडिया बिल्डिंग के लिए होती है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होती है। वो जनाब आपको रेफरेंसिंग के लिए आपने किताबें पढ़नी होती है। इसके बहुत सारे मल्टीपल में सोर्सेज़ कोई होते वॉइस है। हैं। आई जी, थिंक करंट पे जी, क्या इश्यू है? कोई वॉइस है जो बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आई थिंक फैन की है। 1 मिनट। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो करंट अफेयर होता है जनाब, उसके सारे ऑनलाइन सोर्सेज़ ही आपने फॉलो करने होते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन का करंट अफेयर का मतलब होता है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में, मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में आपके पास अपडेट नॉलेज होना चाहिए। मसलन मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल किताब लिखी आईआर पे, मुझे वो 2 से ढाई साल लगे। अब अगर मैं करंट अफेयर पे आज किताब लिखना शुरू करता हूँ और मैं उसको 2024 में पब्लिश करवाना है, तो मुझे बताएँ कि 2024 में पाकिस्तान यूएस रिलेशन सारे वो सिनेरियो चेंज हो गया, अफ़गानिस्तान के अंदर सिचुएशन चेंज हो गई, मिडल ईस्ट में पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो मेरी किताब जो मार्केट के अंदर आएगी, तो क्या वो पढ़ने वाले के लिए सूटेबल होगी? कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब है वो बच्चे के लिए, बच्चे का नुकसान होगा, बच्चे के साथ ज़्यादती होगी। तो ज़्यादातर जो करंट अफेयर के जो सोर्सेज़ होते हैं जनाब, वो ऑनलाइन ही होते हैं। उसमें सबसे पहले आपको कुछ बुक्स रिकमेंड की जाती हैं कि जिसको आपने ओवरव्यू करना होता है और आपने उसको जनरली पढ़ना होता है। मसलन आप पाकिस्तान इज़ द हार्ड कंट्री, ये आप किताब पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये किताबें जो हैं वो कमर्शियल राइटर्स की नहीं है, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये एकेडेमिया के एक्सपर्ट्स हैं। ये आप देख लें कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी होती हैं, जिनका अपनी फील्ड के अंदर बहुत अ, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है? अच्छा, इसी तरह जो है ये पाकिस्तान एट क्रॉस रोड पढ़ सकते हैं, ये एडिट बुक है क्रिस्टाफे जेफेल्डर की। इसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स दिए हुए हैं, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस का बड़ा अच्छा चैप्टर है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस के ऊपर है, पाक चाइना रिलेशंस, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ऊपर आप ये किताब पढ़ सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर मलीहा लोधी की किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। ये आप अब देखें ना, मलीहा लोधी एक स्टैंडर्ड है, ये ब्रांड है, ये आइकॉन है। इन्होंने इनका तकरीबन कुछ 30-35 साल का जो है वो फॉरेन सर्विसेज के अंदर एक्सपीरियंस है। ये पाकिस्तान की यूएस में एम्बेसडर रही हैं, ये पाकिस्तान की बरतानिया में हाई कमिश्नर रही हैं, ये यूएन के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदा रही हैं। तो अगर ये पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर किताब लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा। और इस तरह का कंटेंट अगर आप जाके पेपर के अंदर लिखते हैं या इस तरह की बुक्स की रेफरेंसिंग करती हैं, तो ये बहुत एक वाइटल जो इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर्स के ऊपर, ये कुछ करते हैं। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, अब्दुल सत्तार की किताब है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, मसलन अकबर ज़ैदी की किताब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। इसी तरह खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब आई थी नाइदर अ डव नाइदर अ हॉक, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी किताब है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर लिखी हुई किताब है। किताब आपने क्रैम नहीं करनी होती। आप हेनरी किसिंजर की किताब पढ़ सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। अब देखें वर्ल्ड ऑर्डर अगर आप किताब पढ़ते हैं तो अगर 2020 में सवाल आया था, 21 में 30 में वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। तो अब किसिंजर ये कहता है कि जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है या पावर ट्रांजिशंस होती हैं या कोई दुनिया किसी बड़ी वॉर के फेज से गुजरती हैं, तो उससे ये होता है कि कुछ बड़ी पावर्स जो होती हैं उनका डिक्लाइन होता है। उसके नतीजे में इंटरनेशनल पावर सिस्टम के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और कोई नई पावर जो होगी उस पावर वैक्यूम को फिल करती है। इससे नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनता है।
अब उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, ये जो था ये डिस्ट्रॉय हो गया, और पहले ये दुनिया की बड़ी पावर थी। तो उसके बाद फिर पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, और उस पावर वैक्यूम को जो है वो अमेरिका ने और यूएसएसआर ने फिल किया और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना। फिर वो ये भी कहता है कि जनाब के 1991 में सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद अगेन पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, बाइपोलैरिटी खत्म हुई, कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो अमेरिका ने यूनिपोलर वर्ल्ड को क्रिएट किया और उसने वर्ल्ड ऑर्डर भी 1991 का बनाया। अब मुझे बताएं कि अगर आपको वर्ल्ड ऑर्डर पे सवाल आता है और आप इस तरह के जो रेफरेंसिंग या रिमार्क्स या कमेंट्स हेनरी किसिंजर के अकॉर्डिंगली देते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन का वेट कहाँ पे जाएगा, वो बढ़ जाएगा और एग्जामिनर आपको जो है वो उसमें मैक्सिमम मार्क्स भी देगा। तो किताब आपने रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल करनी होती है। इसमें ये नहीं है कि आप पूरी पूरी किताब को रट्टा लगाना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। वो क्योंकि किताब में बहुत डिटेल से चीजें लिखी होती हैं, वो पेपर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो इसके लिए फिर आपने इस चीज को जरा स्मार्टली करना होता है। अच्छा, दूसरा जो आपका सोर्स होता है वो जर्नल फॉर द रिसर्च पेपर, कि आपने जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको आपने सोर्स करना होता है। रिसर्च पेपर्स बेसिकली एक हाई रिसर्च लेवल कंटेंट होता है जो कि कम से कम 4000 वर्ड से लेकर 8 से 10,000 वर्ड के ऊपर बेस करता है। और मेरी जितनी भी सीएसएस में करंट अफेयर पढ़ाने का जो मेरा तजर्बा है, और मैंने अपनी जितना भी कंटेंट बिल्ड किया, अपनी स्लाइड्स बनाई, वो सबसे ज़्यादा मैं रिसर्च पेपर्स को पढ़ता हूँ। रिसर्च पेपर बेसिकली एकेडेमिया के लोग और जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो लिखते हैं, ठीक है? और ये आपको पता है मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो जर्नल पब्लिश होते हैं साल में 2 दफ़ा या समटाइम्स 3 दफ़ा, तो उसके अंदर ये रिसर्च पेपर जो होते हैं उनको पब्लिश किया जाता है। अब अगर आप एक बिगिनर है और आप किसी टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं, आपने एक टॉपिक प्लान किया है कि जनाब मैंने पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको मैंने कवर करना है, तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी हो वो आप एक जो रिसर्च पेपर्स में है उसको डाउनलोड करें गूगल से और उसको पढ़ें, ठीक है? तो वो आपको मल्टीपल एंगल से जो है वो उस इश्यूज के बारे में बताएगा, लेकिन वो बड़ा ब्रीफली होगा, इतनी डिटेल से नहीं होगा जितना कि किताब के अंदर होगा, ठीक है? तो बिगिनर्स के लिए हमेशा किसी टॉपिक के ऊपर 1 से 2 रिसर्च पेपर पढ़ना जो है वो लाज़मी है। उससे फिर उनको टॉपिक की बेसलाइन और कंटेंट और जो मटेरियल का स्टैंडर्ड्स होता है वो बहुत हाई प्रोफाइल होता है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन-कौन से जर्नल्स पढ़ने हैं। मसलन इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह जर्नल ऑफ पाकिस्तान विजन है, जर्नल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। इसी तरह जर्नल ऑफ आईआर डिपार्टमेंट कायम यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है उसका 6 महीने के बाद एक जर्नल शाया होता है, उसमें भी 8 से 10 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं। इवन दैट कि मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स में हूँ, तो पोल साइंस का भी जो जर्नल होता है वो हर 6 माह के बाद जो है वो शाया किया जाता है। उसमें हमारे प्रोफेसर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उसके अंदर रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। अच्छा जी, इसी तरह जर्नल ऑफ साउथ एशियन डिपार्टमेंट है। तो ये कुछ 6-7 मैंने आपको बताए हैं, इसको आप सोर्स कर सकते हैं। इसका बड़ा आसान तरीका होता है कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप गूगल पे जाके लिखें। जैसे ही ये साइट आएगी सामने तो आप इसको क्लिक करें और फिर कहीं जाकर आप पब्लिकेशंस का आइकॉन ढूँढ लें। उस पे क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको जर्नल की लिस्ट आ जाएगी। जो लेटेस्ट जर्नल होगा वो टॉप के ऊपर होगा। आपने उस पे क्लिक करना है और वहाँ से फिर टॉपिक लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको टॉपिक लिस्ट पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि यार कि इसमें कौन-सा मेरे लिए सूटेबल है या जिसको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो उसमें से अगर है तो आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी मैगज़ीन। 1-2 मैगज़ीन्स हैं जिसको आप पढ़ लें। मैगज़ीन्स बड़े स्मार्टली हर महीने आपको पता है लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर आपको डाटा प्रोवाइड करता है। जैसे ग्लोबल पॉइंट है या प्रेस रिव्यू है, ये मेरे फ़ेवरेट हैं और ये मैं ज़्यादा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। आप इनमें से कोई एक लगवा लें, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते तो 6-7 माह के अंदर जो है वो आप जो ख़ासकर 2023 में क्लियर होने जा रहे हैं, तो इवन दैट के जो 24 के लिए हैं, तो वो हर मंथ ना खरीदें, 1 मंथ का गैप दे दें। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो खरीद लें। अफ़ोर्ड करने के साथ-साथ आपका रीडिंग हैबिट भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि घर में आप उसकी जो है वो एक लेयर्स लगा दें और आपने उसमें से एक भी ना पढ़ा हो। तो
इसके बाद आता है जनाब न्यूज़पेपर। सीएसएस में करंट अफेयर की तैयारी जो है वो अखबारात के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अब अखबार में 3-4 चीज़ें ही पढ़नी है आपने। अब ये नहीं कि 30 पेज का अगर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर है और आप उसको सुबह 7 बजे बैठे हैं और 12 बजे तक पढ़ते रहें, तो ये तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप जो है वो थक जाएँगे, ठीक है? तो न्यूज़पेपर में जनाब आपने सबसे पहले तो आप फ्रंट पेज पढ़ें, ठीक है? इसके बाद आप इंटरनेशनल पेज को देखें कि वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर थर्ड लेवल्स के ऊपर आप एडिटोरियल को पढ़ लें, डेली बेसिस पे पढ़ें। एडिटोरियल मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बड़ी प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर ओपिनियन होती है, वो अखबार की भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी हो सकती है। और उसके बाद उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाली होती है, वो आपके होते हैं ओपिनियन सेक्शन, यानी जिसमें कॉलम्स लिखे जाते हैं, कॉलम्स वाला पेज पढ़ना होता है। और अब इसमें अखबारात में आपकी चॉइस है जनाब, 1-2 अखबार पकड़ लें, उसको पढ़ना शुरू कर दें डेली बेसिस के ऊपर या जब भी आपको टाइम मिल रहा है, तो उसको पढ़ें। अरब न्यूज़ को पढ़ें, ये वन ऑफ माय फेवरेट न्यूज़ है, इसमें जो कॉलम्स छाए होते हैं, वो पढ़ने वाले होते हैं। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स है और इवन दैट के जो वॉल स्ट्रीट जर्नल्स हैं या न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर हैं, वो थोड़ा-सा आपका दिमाग घुमा देंगे क्योंकि उनमें जो कंटेंट होता है वो एंटी पाकिस्तान ज़्यादा होता है। तो फिर अगर आप कश्मीर में कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल का कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर आप कहेंगे कि जनाब कश्मीर का तो मसला जो है वो सारा पाकिस्तान ने क्रिएट किया हुआ है। तो इंडिया जो है वो ऐसे ही हम उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। एनीवे लोकल सोर्सेज़ को ज़्यादा आपने सोर्स करना होता है। अच्छा, अब ये बच्चे कहते हैं जनाब सर हमने ओपिनियन सेक्शन पढ़ना है, हमने कॉलम्स पढ़ने हैं, तो अखबारात के अंदर तो बहुत सारे लिखने वाले हैं, तो हमने कौन-सा पढ़ना है? तो यहाँ पे मैं कुछ नाम बता दूँगा कॉलमनिस्ट के। आपकी पूरी एंटायर सीएसएस की जो जर्नी है, सिर्फ़ आप इन कॉलमनिस्ट को पढ़ लें, तो आपकी प्रिपरेशन इस हवाले से कंप्लीट हो जाती है कॉलम सेक्शन। इसमें सबसे बड़ा नाम है जनाब डॉक्टर हसन अस्की रिज़वी का। ही इज़ माई आल्सो टीचर, मैं इनसे पढ़ा भी हूँ। ये पाकिस्तान के पिछले इंटरिम सेटअप के अंदर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो आप इनको लाज़मी पढ़ें। ये अरब न्यूज़ में भी आजकल लिख रहे हैं, तो आप बड़ा आसान होता है कि आपने इनका नाम लिखना है, किसी भी कॉलमनिस्ट को अगर आप पढ़ने चाह रहे हैं, उसका नाम लिखें और आगे आप कॉलम लिख दें, तो गूगल के ऊपर आ जाएगा। आप उस पे क्लिक करें तो उनके सारे कॉलम टॉपिक्स लिस्ट आ जाएगी कॉलम की और आप रेलेवेंट आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल हैं, ये आईआर डिपार्टमेंट के हेड हैं, एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के। इनके कॉलम्स बड़े मज़ेदार हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं। ये ज़्यादातर पाकिस्तान-इंडिया रिलेशंस पे लिखते हैं। इंडिया और अमेरिका की जो डिफेंस डील्स हैं, उस पे इन्होंने लिखा है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, उस पे इनका अच्छा कंटेंट है। या फिर हाइब्रिड वॉर के ऊपर भी इनके कुछ रिसर्च पेपर्स मैंने सोर्स किए थे जब मैंने अपना टॉपिक बनाया था हाइब्रिड वॉर का। यानी हर पर्सन जो है, ये उसकी अपनी स्पेशलिटी है। मुनीर अकरम वन ऑफ माय फेवरेट डॉन में लिखते हैं, अभी तो ब्रेक लगाया हुआ है क्योंकि इनको अफ़गानिस्तान में सॉरी यूएन के अंदर दोबारा से रीअपॉइंट किया गया। तो लेकिन इनके कुछ प्रीवियस कॉलम्स आप जो हैं वो ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से इन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छा लिखा। ओके जी, इसी तरह है जनाब डॉक्टर रसूल बख्श रईस। अब ये देखिए ये अपने फ़ील्ड के आप कह लें कि आइकॉन हैं, ठीक है? ये स्टार हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रईस लम्ब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं। ये डोमेस्टिक इश्यूज़ पे बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह नसीम ज़हरा, ये भी क्या कहते हैं स्कॉलर्स हैं, बहुत बड़ी अरब न्यूज़ के अंदर लिखती हैं। मोहम्मद आमिर राना इज़ आल्सो माय फेवरेट। आमिर राना की स्पेशलिटी टेररिज़्म के ऊपर है। सबसे अच्छा टेररिज़्म, एक्सट्रीमिज़्म, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने लिखा है। अफ़गानिस्तान के इश्यू के ऊपर भी इनकी काफ़ी ग्रिप है। टीटीपी पे के पाकिस्तान के साथ जो इश्यू चल रहे हैं या टीटीपी फैक्टर जो है, अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आमिर राना इज़ बी योर बेस्ट चॉइस। अच्छा जी, इसी तरह हम देखें तो मलीहा लोधी हैं। आप देखिए कि मुझे इनके कॉलम का इंतज़ार होता है और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि डॉक्टर मलीहा लोधी का कॉलम आपने मिस नहीं करना। वीक में भी समटाइम आ जाता है, समटाइम 2 वीक्स के बाद भी। तो डॉक्टर मलीहा लोधी जो है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़, इसी तरह रीजनल इश्यूज़ के ऊपर, ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा लिखती हैं। इनको पढ़ें आप। इसी तरह है डॉक्टर हफ़ीज़ पाशा। अब हफ़ीज़ पाशा जो है वो इकोनॉमी के से रेलेवेंट है। अगर आप
पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हफीज पाशा, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, अकबर जैदी, इन 3 को ही पढ़ लें तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है, आपको मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह जाहिद हुसैन हैं, इनामुल हक हैं, ये ब्रिगेडियर रिटायर हैं जनाब, मेजर जनरल रिटायर, फौज मिलिट्री पर्सन है लेकिन इनके कॉलम्स बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर मोनस अहमद हैं, रहीमुल्ला यूसुफजई हैं। तो ये वो नाम है। नजमुद्दीन शेख, ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान के, वजीर सेक्रेटरी खारजा। अब अगर आप इन नामों को पढ़ते हैं, इसका आसान तरीका होता है कि आप कुछ कॉलम्स पढ़ लें, या तो जो है वो जब मुख्तलिफ टॉपिक्स प्रिपेयर करें तो कोशिश करें कि अगर इन्होंने इस टॉपिक पे ऊपर लिखा है तो आप उनको ज़रूर पढ़ सकते। कॉलम्स के बगैर आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। ये एक इंटेग्रल पार्ट है सीएसएस की तैयारी के हवाले से। अच्छा, छठा जो सोर्स होता है वो आपका ग्लोबल स्टैटिस्टिक और डाटा है। एक चीज़ मैंने स्टार्ट में शायद वो मिस कर गया, आपकी जो करंट अफेयर की जो स्किल होती है ना, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल्स होती है, वो आपने बैलेंस करना होता है अपने आर्गुमेंट्स को अपने फैक्ट्स के साथ। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान को डोमेस्टिकली वाटर शॉर्टेजेस का सामना है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है। अब ये आप एक क्लेम कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हैं। आपने जो भी बातें कही हैं इसमें सारी 100% ठीक हैं, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन ये एक प्लेन आर्गुमेंट है, इसमें आपने फैक्ट्स के साथ चीज़ों को जो है वो जस्टिफाई नहीं किया। आपको बताना होगा कि जनाब कि इंडिया ने जो डैम कंस्ट्रक्ट किए हैं उससे पाकिस्तान के किन दरियाओं में कितने परसेंट पानी कम हुआ है, कितने क्यूसिक पानी कम हुआ है, वो फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। फिर आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान में जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो भी कम हुई है। तो आप बताएं कि जनाब कौन सी क्रॉप्स हैं और उनमें कितनी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। तो अगर आप ये टेक्निक्स नहीं सीखते, ये स्किल्स नहीं सीखते हैं कि आपने मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जब आर्गूमेंट्स बिल्ड करने हैं, तो उसके साथ अगर आपके पास स्पोर्टिव फैक्ट्स या स्टैटिस्टिक नहीं है तो एग्जामिनर ज़्यादा कन्विंस नहीं होगा, जिसके नतीजे में आपको अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा। मसलन आप ये कहते हैं कि जी वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान को बहुत सा ह्यूमन और कोलैटरल जी। मेरी वॉइस क्लियर है? एक्चुअली कॉल आई है, वैसे थोड़ा सा वॉइस टेस्ट होता है। मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं सर, बहुत कम हो गई है और अक्सर मैंने आपको रिमूव कर देना है, अगर आप दोबारा इस तरह से करेंगी तो। बल्कि कर देती हूँ आप। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं दोबारा से रिज्वाइन करूँ? जी ठीक है। बता रहा था कि आपके जो रीडिंग सोर्सेज होते हैं उसमें जो आपने डिफरेंट आर्गुमेंट्स को, क्लेम्स को जब जस्टिफाई करना होता है तो आपके पास जो रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए, ये आपको किताब से नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो वो सारा पुराना डाटा होगा जो कि रेलिवेंट नहीं होगा। ये ग्लोबल स्टैटिस्टिक और डाटा के हवाले से कुछ मैंने सोर्सेज यहाँ पे लिखे हैं। आपने जब भी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है तो जनाब आपने इनको फॉलो करना है। मसलन यूरोस्टेट है, ठीक है, इसी तरह वर्ल्ड बैंक का डाटा है। अब देखें, वर्ल्ड बैंक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोन देता है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक होते हैं, इंटरनेशनल कितने कंट्रीज ने कितना लोन लिया है और इसका ग्लोबल ग्रोथ रेट क्या है। कोविड-19 के दौरान जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को टॉपिक्स करवाए तो उसमें बहुत सारा जो इकोनॉमिक डाटा था वो मैंने वर्ल्ड बैंक की साइट से लिया, आईएमएफ की साइट से भी आपको मिलता है। इसी तरह इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिप्री का। अब सिप्री का डाटा जो है ये बेसिकली मिलिट्री और डिफेंस और सिक्योरिटी से रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं कि जनाब के पाकिस्तान और ने पिछले साल कितना असला खरीदा और हमारी रैंकिंग क्या रही, तो सिप्री का डाटा आपको सोर्स करेंगे। यूक्रेन वॉर में अब तक कितनी कैजुअलिटी हो चुकी हैं,
इसी तरह पिछले साल लास्ट ईयर दुनिया में सबसे ज्यादा असला बेचने वाले ममालिक कौन थे, असला खरीदने वाले कौन थे, तो सिप्री का डाटा सबसे बेस्ट होता है। मिलिट्री स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह आपने वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, नासा की साइड आउटस्टैंडिंग है। नासा की साइड पे आपको ग्लोबल वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अब देखिए नासा बेसिकली स्पेस का एक इदारा है, लेकिन ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी यहाँ से रेलिवेंट आपको फैक्ट्स एंड फिगर मिलते हैं और अपडेट भी साथ साथ में वो करते रहते हैं। फिर अगर आप हेल्थ के ऊपर डाटा चाह रहे हैं तो WHO की साइड पे चले जाएं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कोविड में जो टॉपिक करवाया तो उसमें कुछ हेल्थ के से रेलिवेंट भी कुछ एरिया थे, उसमें स्टैटिस्टिक जो मैंने पुट की है वो WHO से लिया। ठीक है जी। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बेसिकली आपको करप्शन के ऊपर डाटा प्रोवाइड करता है। और फिर ह्यूमन राइट्स वॉच है या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर डाटा प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह कुछ लोकल सोर्सेज भी हैं पाकिस्तान के, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह एनुअल बजट रिपोर्ट में होती हैं। इनसे भी आपको जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स लास्टली मिलते हैं। तो ये जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक और डाटा है ना, ये आपके आर्गुमेंट्स और क्लेम्स के अंदर जान डालते हैं। और अगर आप अपनी तैयारी के दौरान यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मतलब जर्मन वॉच का इदारा है, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत अच्छा डाटा प्रोवाइड करता है। अगर आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है क्लाइमेट चेंज कंट्रीज में, तो जर्मन वॉच जो है वो दैट विल बी द बेस्ट वन, वहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। और साथ में अगर आप देखते भी हैं कि जनाब जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान पर दुनिया में 7वां बदतरीन मुल्क है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों को फेस कर रहा है। अब आप देखेंगे एग्जामिनर से इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जहाँ पे एक आर्गुमेंट क्लेम आप बिल्ड करते हैं तो उसके साथ रेलिवेंट स्टैटिस्टिक होना जरूरी है। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, बार बार कह रहा हूँ, ये आपको ऑनलाइन ही थोड़ा सर्च करना पड़ता है। वैसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं अपने साइट के अंदर मैक्सिमम ये डाटा दिया होता है, लेकिन कुछ एडिशनली भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये बेस्ट वे है। फिर PPT स्लाइड्स हैं जनाब, यहाँ पे मैं आपको कुछ स्लाइड दिखा दूंगा अगर टाइम हुआ तो। अब स्लाइड का मतलब होता है कि जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसमें टीचर आपकी बेस्ट इनपुट देता है। वो आपको एटलीस्ट 70-80% टॉपिक जो होता है वो आपको स्लाइड से ही कवर करवा देता है, और कुछ 20-25% आपने प्रिपरेशन किस तरीके से उसको करना होता है। तो स्लाइड्स बड़ी कम्प्रीहेंसिव होती हैं, रिसर्च बेस्ड होती हैं। तो स्लाइड्स को भी आपने अपना सोर्स ऑफ जो है रीडिंग या कंटेंट है वो लाजमी बनाना है। फिर लेक्चर नोट्स हैं, अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर जब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें जनाब आप कोशिश करें कि लेक्चर के दौरान आप जितना भी डाटा होगा वो उसको नोट डाउन करें। ठीक है, आप अपना क्या करेंगे, अपनी एक फैक्ट बुक बनाएंगे और उसमें सॉरी नोटबुक, उसमें सारे लेक्चर्स को नोट करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन मैं बच्चों को देता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि एक हलशुदा सवाल कैसे होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, ये भी आपका सोर्स होगा। चलें जी, अगली स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ। लेक्चर पूरा सुनिएगा, लास्ट वाला सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब आते हैं बोनस मार्क्स के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडिशनल मार्क्स लेना चाहते हैं, क्योंकि एक एक नंबर से आपकी पोजीशन बनती है, तो आपने एक एक नंबर के लिए कंप्लीट करना है, एक एक नंबर की वैल्यू है जनाब। तो अगर करंट अफेयर में अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको हर सवाल में कुछ 2-3-4 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, तो उसके लिए कुछ आपको एडिशनली करना होता है। अगर आप क्राउड एंगल से पेपर लिख रहे हैं तो वो क्राउड बेस के ऊपर ही आपको जज करेगा, नंबर दे देगा। लेकिन अगर आपने पेपर के अंदर इंसानियत पैदा की है तो फिर वो मजबूर होता है, और उसका आपका ये राइट होता है कि वो आपको एक्स्ट्रा नंबर दे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। इसमें कुछ मैपिंग स्किल्स लाजमी होती हैं। करंट अफेयर में आपको कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको मैप ड्रॉ करना होता है। अब उस मैप ड्रॉ के अंदर ये नहीं कि आप पूरी दुनिया के मैप्स बनाना शुरू कर दें, आप यूरोपियन कंट्रीज के, नो, कोई 7-8 मैप सीख लें, ये एनफ है। इसमें आप देखें कि सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान का मैप आना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक वाटर क्राइसिस के ऊपर आता है, तो आप बताएंगे कि जी ये हमारे रिवर्स हैं, यहाँ पे डैम्स हैं, या जहाँ पे डैम्स की लोकेशन या कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, जैसे कालाबाग डैम की लोकेशन आप बता सकते हैं।
इसी तरह फ्लड के अंदर आप अगर सवाल आता है तो आप बताएंगे जनाब इस साल फ्लड के अंदर ये अफेक्टेड एरिया है, बलोचिस्तान का एरिया हुआ है या सिंध का है या साउथ पंजाब का, आप मैप के जरिए से समझाते हैं। तो पाकिस्तान मैप कन्फर्म है। इसके बाद साउथ एशिया का मैप आपको होना चाहिए, जिसमें अगर सार्क का सवाल आता है, ठीक है, तो उसमें आप ये मैप ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा कश्मीर का मैप, अगर इंडिया के साथ पानी का मसला है उस पर सवाल आया है या इटसेल्फ कश्मीर के टेरिटोरियल डिस्प्यूट के ऊपर आया है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कश्मीर का मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो एक स्ट्राइकिंग इम्पैक्ट होगा, आपको डिजिटल मार्क्स मिल सकते हैं। इसी तरह सी पैक का मैप भी आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि सी पैक पे सवाल आते हैं। तो साथ में फिर साउथ चाइना सी है, इंडियन ओशियन है और इंडो पैसिफिक। तो अगर ये 6-7 मैप की आपकी स्किल्स एक्सपर्टीज है तो आप पेपर के अंदर अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक दो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह यूक्रेन वॉर अभी स्टार्ट हुई है, तो मैंने बच्चों को सजेस्ट किया कि यूक्रेन के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो मैप कम से कम आपको सीख लेना चाहिए, ताकि उस वॉर का अगर आप मैप बताएं तो आप बताएंगे कि रशिया जो है उसने ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों पे कब्जा किया, जैसे लोहांस का इलाका है या डॉनबास का इलाका है, तो वो मैप पर आप शो कर सकते हैं। तो मैपिंग आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकती है। दूसरा होता है जनाब आपकी स्टेटमेंट और कोड। ये क्या होते हैं, जब आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, लीडर्स, हिस्टोरियन, स्कॉलर्स, रिफॉर्मर्स, हेड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फिलोसफर्स को कोट करते हैं। बस अगर आप देखें ग्लोबलाइजेशन पे सवाल आया तो आप चॉम्स्की को कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ग्लोबल वाटर क्राइसिस है या क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो आप अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी बड़ी एक्टिव स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर सवाल आया तो कार्ल मार्क्स को कोट कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंसिंग होती है ये हर सवाल में तो 3-4 अगर आप कोटेशन या स्टेटमेंट्स डाल देते हैं तो एग्जामिनर जो है वो आपको एक्स्ट्रा नंबर दे सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो समझेगा कि पूरा पेपर जो है वो आपने फैम किया हुआ है और आपने पेपर के अंदर अपनी ओपिनियन या अपना जो टेक्स्ट है वो नहीं लिखा। तो 3-4 डिफरेंट पार्ट के अंदर जहाँ जहाँ समझते हैं जिसकी ज़रूरत है तो उसको लिखा जा सकता है, एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। ये आप ज़्यादा उस वक़्त बेहतर होता है कि जब आपने थॉरली या किताबों को पढ़ा हो, ठीक है, और वहाँ से फिर आप रेफरेंसिंग ढूँढ के लिख सकते हैं। अच्छा जी, कुछ टेबल, चार्ट, ग्राफ्स भी आप बनाते हैं। मसलन अगर आपको पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस पे सवाल आया है, तो आप पिछले 5 साल का जो आईएमएफ से आपने लोन्स लिए हैं, उसका ग्राफ बना दें, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान जो है उसको क्या कहते हैं, जो डोमेस्टिक वाटर क्राइसिस है उस पे आप ग्राफ बना सकते हैं कि डिफरेंट इरा के अंदर पाकिस्तान में जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो क्या रही है। इसका ग्राफ बन सकता है, इसका चार्ट भी बन सकता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर तापी गैस पाइपलाइन पे आया तो आप टेबल बना सकती हैं। टेबल्स के अंदर आप लिखेंगे कि जो गैस पाइपलाइन जो है ये इसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट लिखते हैं साथ में। अच्छा, इसकी कम इस पे कितने स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कितने लोग इसके अंदर शामिल हैं, सॉरी कंट्रीज कितने शामिल हैं, इसकी कंप्लीशन डेट क्या है, इसका इनॉग्रेशन क्या है, और इसी तरह इसकी सप्लाई क्वेश्चन क्या होगी। तो जब इस तरह की चीज़ें आप कुछ एडिशनली करते हैं तो फिर वो एक इंफरादियत तो पेपर के अंदर क्रिएट करेगा और उसकी बेस के ऊपर फिर एग्जामिनर जो होता है वो फिर आपको एडिशनल मार्क्स देता है। अच्छा जी, लास्ट सेक्शन है जी आपका मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन। वो बच्चे जो 23 या 24 में, खासकर जो 24 में अपीयर होने जा रहे हैं, ये उनके लिए खास एक पार्ट है। आपने करंट अफेयर को जब भी पढ़ना होता है तो आपने उसका डाटा स्टोर करना है। ये नहीं हो सकता कि आप डेली 1 घंटा पढ़ा है या 2 घंटे पढ़े हैं, फर्स्ट वीक से पढ़ लिया, तो अगले 6 माह बाद आपको क्या पता होगा कि आज के दिन आपने क्या पढ़ा। या एग्जाम से पहले जब आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है तो आपके पास बैकएंड के ऊपर डाटा क्या होगा। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि करंट अफेयर जो है वो ट्रांजिशनल सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपने कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पे डाटा साथ साथ आपने स्टोर करना होता है, साथ में बिल्ड करना होता है। मसलन अगर मैं यूएस हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो ग्रेट डिप्रेशन का टॉपिक है या प्रोग्रेसिव एरा है या अमेरिकन सिविल वॉर है या कॉलोनियल अमेरिका है, तो उसमें अगर आप आज पढ़ते हैं या उसके बाद 6 माह बाद भी पढ़ते हैं तो उस डाटे के अंदर इतनी कोई चेंज नहीं आएगी। या एंग्लो सैक्सन की प्रेसिडेंसी को अगर हम पढ़ते हैं तो वो एज इट सेम ही होगा। लेकिन करंट अफेयर में अगर आप आज अफगानिस्तान के हालात पढ़े तो 6 माह के बाद वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कुछ नया हो सकता है उसके अंदर। तो आपने जब भी कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, आपने बैकएंड डाटा उसका स्टोर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो
45 डेज पहले जब बच्चा रिवीजन स्टार्ट करता है तो उसमें सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना होता है। तो वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आपको करंट अफेयर करेगा। वहाँ पे फिर आप क्या कैसे चीज़ें मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आपके पास चीज़ें अपडेट फॉर्म के अंदर होंगी, तो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी भी आपकी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है जी। तो ये आपने करना क्या होता है, इसका आसान तरीका होता है कि आपने लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है, उसके अंदर करंट अफेयर का फ़ोल्डर बनाएँ। उसके अंदर एक सब फ़ोल्डर बनेगा टॉपिक्स का। अब उस टॉपिक के अंदर जाके आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के फ़ोल्डर बना लेंगे। मसलन आपने क्लाइमेट चेंज का बनाया है, आपने उसके अंदर पाकिस्तान इकॉनमी का बनाया है, हाइब्रिड वॉर है, सार्क है, एससीओ है, चाइना रिलेशंस हैं, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस है। जितने भी 25-30 टॉपिक्स जिसको आप समझते हैं कि जी मैंने अपनी तैयारी का हिस्सा बनाना है, आपने इसके फ़ोल्डर बना लिए। अच्छा, कल आपने एक अखबार पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा अखबार, उसमें एक टॉपिक आपने पढ़ा कि जी पाकिस्तान जो है उसको किन-किन एरिया के अंदर हाइब्रिड वॉर में टारगेट किया जा रहा है। उसमें उसने कुछ एरियाज़ बताए हैं, बलूचिस्तान का एरिया है, सी-पैक है, इसी तरह पोलियो कैंपेन है, कश्मीर इश्यू है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी है, राइट? तो 6-7 एरिया बता दिए, वो बड़ा एक यूज़फुल पार्ट है। अब आपने क्या करना है कि उसको ऐसे छोड़ नहीं देना, आपने इसको कॉपी करना है, सिर्फ़ उस सेक्शन को जो आप समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आप आए हैं हाइब्रिड वॉर के अंदर, उसके अंदर आपने एक सब फाइल बनाई वर्ड की, उसके अंदर आपने लिखना टारगेट एरिया ऑफ हाइब्रिड वॉर इन पाकिस्तान, बस उसके अंदर जाके आपने कॉपी करनी है, ठीक है? अच्छा जी, फिर आपने कुछ दिन के बाद एक और टॉपिक पढ़ा जिसमें बताया कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर को कैसे हैंडल कर सकता है, उसमें उन्होंने कॉम्बैट स्ट्रेटजीज़ बता दी, ठीक है? अब उसमें भी उन्होंने कुछ 6-7 पॉइंट्स बता दिए, अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर कर लें, अपनी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर कर लें, ठीक है? नेशनल इंटीग्रेशन को रीइंफोर्स कर लें और पॉलिटिकल सॉरी इंटरप्रोविंशियल हार्मनी को बेहतर बनाना। वो सारे पॉइंट्स आपने आके हाइब्रिड वार के टॉपिक के अंदर एक कोड फाइल बनाई, हाउ टू कॉम्बैट दी हाइब्रिड वार, उसके अंदर कॉपी। तो डेली बेसिस के ऊपर जब भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप ये डाटा उससे रेलेवेंट टॉपिक्स के अंदर जाके मुख्तलिफ फाइल्स बना के उसके नाम के साथ उसको स्टोर करते हैं। ये आपने दिसंबर तक करना है। अगर फरवरी में एग्ज़ाम आ रहा है तो दिसंबर तक आपका पेपर बन जाता है, ठीक है? दिसंबर तक आपने ये सारा डाटा अपडेट करना है। फिर दिसंबर जब आएगा आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है, फिर आपने एक काम करना है कि जब आप देखेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि हर टॉपिक के अंदर जितना मैंने पढ़ा था उसकी फाइल्स बनी है। आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का निकाला तो उसमें एक फाइल पड़ी है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है आईएमएफ से अगर हम निजात हासिल करना चाहते हैं, एक दफ़ा मैंने पढ़ा था, तो हम क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, राइट? उन तमाम फाइल्स की एक फाइल बना लेनी है और उस मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर लेना है। सबसे पहले कॉजेज़ लिखने हैं, इम्पैक्ट्स लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और फिर आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है? और फिर आपने जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितना भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना रीड किया है। उन सभी की फाइल्स बना के आपने प्रिंट आउट निकालना है, फिर आपके पास सारी चीज़ें अपडेट फॉर्म के अंदर होगी, आप उसको आसानी से रिवाइज़ कर लेंगे। अगर आप ये नहीं करते, तो उससे फिर क्या होगा कि आपका जब रिवीजन सेशन स्टार्ट होगा, तो फिर आपके ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा। आप कहेंगे कि अब मैं करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करूँ, ठीक है? और मुझे जो है अब अफ़गानिस्तान पे डाटा चाहिए, अब मैं उसको कहाँ से डाल रहा हूँ? तो ये फिर आपकी बाकी सब्जेक्ट की तैयारी जो जिस पे आपने इतनी मेहनत की होगी, वो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये सब्जेक्ट होता है, ये बहुत पैनिक करता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ों को सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म के साथ लेके चलेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, ये था कि आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन बताया। हमने आज के लेक्चर में कवर किया कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, एम क्या है, पेपर के 6 पार्ट्स क्या होते हैं जहाँ से आपका पेपर बनता है। इसी तरह क्वेश्चंस की रेंज को कैसे एग्ज़ामिनर जो है वो सेट करता है। बाद में फिर लेटर ऑन हमने सब्जेक्ट यूटिलिटी के ऊपर बात की कि इस तरह ये सब्जेक्ट आपको रिटर्न के अलावा जो है वो इंटरव्यू पे हेल्प करता है। फिर हमने बेसिक जो था वो आज का जो मेन पार्ट था वो रीडिंग सोर्सेज़ थे। मल्टीपल सोर्सेज़ होते हैं जिसको आपने पढ़ना होता है। उसमें मैंने बुक्स भी कुछ आपको बताई। मैंने आपको बताया कि आपने रिसर्च पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं। आपको मैगज़ीन्स बताए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बताया, कॉलम्स के अंदर आपने किन-किन लोगों को पढ़ना है, राइट?
और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जनाब कि आपने बोनस मार्क्स कैसे हासिल करने हैं, आप स्नैपिंग ड्राइंग स्नैपिंग स्किल सीख लें, और इसके अलावा रेफरेंसेस कोड करना, टेबल चार्ट चार्ट ये बनाना आपको आने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज दैट मटीरियल ऑर्गेनाइजेशन है कि आपने मटीरियल को कैसे ऑर्गेनाइज। तो ये था जी आज का लेक्चर। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो काइंडली और रेलिवेंट सवाल पूछिएगा। बाकी आप इंशाल्लाह जब सेशन में आएंगे तो फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये ना पूछिएगा कि यूक्रेन वॉर में पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, ये उसी वक्त करेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक से रेलिवेंट आप मुझे बताएंगे जी। रिसर्च कहाँ से कलेक्ट करनी है मैंने आपको बताया है, ये गूगल से करनी है आपने। रिसर्च पेपर जो है वो आपको मुख्तलिफ सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, ये रीडिंग भी आपको मिल जाएगी। और फिर मैंने आपको ये भी बताया जनाब के कॉलम किसके पढ़ने हैं, नाम तक बता दिए, इसके आगे तो और कुछ नहीं बता सकता। मैंने आपको किताबें भी बताई जी। मेरा बाप इससे सवाल ले लें अगर बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं तो। अबू बकर ने शायद हाथ खड़ा किया है। मेरा एक्सपीरियंस जनाब तकरीबन तो मुझे 6 जी साल अबू हो बकर। गए पढ़ाते हो गए, 6 years हो गए। मैंने लाहौर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक में भी मैंने पढ़ाया है, टॉपर से ले ले तो 2023 के आगे की अटेम्प्ट। जी। सवाल कोई है तो सर हेलो। अभी आप जब से कांटेक्ट करें, आपने जो भी पूछना है एक रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो आपको गाइड करेंगे।